ब्रजभूषण सिंह के चैलेंज पर बजरंग पुनिया का पलटवार, कहा नार्को टेस्ट को तैयार हैं पहलवान। ब्रजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों को नार्को टेस्ट कराने की दी थी चेतावनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। एजीटीएफ ने 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस किए बरामद। शूटरों के खिलाफ पंजाब में कई संगीन मामले हैं दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस बुलेटिन में आपको 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू पहले करा देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। एजीटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर। 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शूटरों के खिलाफ पंजाब में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर नागेंद्र भाटी हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, तो उसके जो गैंग के 4 शूटर हैं वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब की एजीटीएफ जो है उसकी तरफ से पकड़े गए हैं। और इनका पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स में आपराधिक रिकॉर्ड है और इनसे 6 पिस्टल और 26 जो जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि ये किसी बड़ी जो घटना है उसको अंजाम देने वाले थे। जो विरोधी गैंग है उस पर इनकी कार्रवाई होनी थी, उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोच लिया। तो आगे की जो तफ्तीश है वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी नागेंद्र भाटी, जो ये बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी गिरफ्तारी किस जगह से हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और लॉरेंस बिश्नोई की यदि बात करें तो वो ना सिर्फ अब हरियाणा और पंजाब की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, बल्कि अब उसके तार उत्तर प्रदेश में भी फैलने लगे हैं। माना जा रहा है कि ईस्ट यूपी के जो दबंग नेता है उनका जो हाथ है वो इसके ऊपर लगातार बना हुआ है और उधर अब जो घटनाएं हैं उनको भी अंजाम देने लगा है। तो अभी कई पिछले महीने भी जो कार्रवाई हुई थी उसमें 4 और जो शूटर थे वो यूपी से गिरफ्तार किए गए थे। इससे पहले चरखी दादरी से 4 शूटर गिरफ्तार किए गए थे। तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार इन पे की जा रही है। जी नागेंद्र भाटी, जो ये 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ में क्या और जो अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं, जो और शूटर फरार चल रहे हैं, क्या मदद हो पाएगी पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का दावा यही है कि जो शूटर गिरफ्तार किए गए हैं अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस जानकारी जुटाने के बाद मीडिया से रूबरू। इनका आपराधिक इतिहास क्या कुछ निकलकर सामने आया है नागेंद्र? देखिए अभी पुलिस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा जानकारी इनके लिए नहीं दी गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो चारों बदमाश है उनका हरियाणा और पंजाब में आपराधिक रिकॉर्ड है और उसी को देखते हुए इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे पूछताछ में जो भी इनसे पता चलता है वो सार्वजनिक किया जाएगा। नागेंद्र, इन 4 शूटरों से बरामद क्या कुछ हुआ है पुलिस को? जी पुलिस को 6 जो पिस्टल हैं वो बरामद हुई हैं और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये बरामदगी हुई है
और पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती जो पूछताछ इन जो शूटर हैं, जो बदमाश हैं, उनसे की गई है, उसमें सिर्फ यही निकल कर आया है कि जो विरोधी गैंग है उस पर शूट आउट होना था। जो विरोधी गैंग के जो बदमाश है उनके साथ इनका जो वो था, जो मतलब इनका आमना सामना होना था। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये था कि किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे, जो कि इनके एंटी ग्रुप के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला, जो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। भारत के इस दांव से चार खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडे को दूसरे देशों पर भी समर्थन मिल सके इस पैमाने पर, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ रह गया है और पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से केवल इनकार कर दिया है। वहीं बता दें कि चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी। ड्रैगन का कहना था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई है। इन चंद देशों को छोड़ दें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई है। तो बता दें चले कि 17 जो ताकतवर देश हैं इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन और तुर्की जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। टीपी त्यागी, जिस तरीके से G20 की मीटिंग आज चल रही है यहां पर जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस मीटिंग से पाकिस्तान ने किनारा कर लिया है, चीन ने किनारा कर लिया है और तुर्की ने किनारा कर लिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का किनारा करना तो समझ में आता है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही इस कश्मीर के बारे में अफवाह उड़ाने के ऊपर थमा हुआ है। उनकी जो पूरी पाकिस्तानी आर्मी है और जो ISI है, अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को आवश्यकता ही नहीं है फौज रखने की। वो तो नेपाल और भूटान जैसी आर्मी चलेंगी। तो उनका अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि वो कश्मीर का बुराई करे, कश्मीर के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत चीजें कहें। चीन के मामले में दो बातें हैं। एक तो ये कि वो पाकिस्तान के साथ है, उसे डर है कि POK से जो उसका CPEC गुजर रहा है कल को उसके ऊपर आ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है जलन। इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्लोली शिफ्टिंग एंड इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। और ये लोगों ने देख लिया। अब पापुआ न्यू गिना में ये देख लिया। आज तक कभी इतिहास में हुआ नहीं कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए पब्लिकली। और जहां तक टर्की का सवाल है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। जब टर्की में भूकंप आया तो उस समय सबसे पहले NDRF की बटालियन जो पहुंचने वाली थी वो भारत की थी और जिन्होंने वहाँ बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बावजूद भी ये देश कभी कभी ऐसे देशों के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठता है। एक तो न्यू पापुआ गिनी है, जिसने ये कहा कि आपने कोविड के समय में हमको वैक्सीन दिलाई। एक तो ऐसे एहसानमंद लोग भी हैं और एक ऐसे एहसान फरामोश भी हैं जैसे टर्की। लेकिन अब जो कश्मीर के अंदर ये वार्ता हो रही है, G20 की ऐसी करीब 200 बैठक होनी है, 50 शहरों में होनी है। उनमें से एक शहर श्रीनगर है। मगर श्रीनगर की इस बैठक के बाद में अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के मुंह के ऊपर लगाम लग जाएगी।
टीपी त्यागी जी, इन चंद देशों ने किनारा करा है, लेकिन आप एक चीज और यहां पर समझिए कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस सहित 17 ताकतवर देश अभी भी हमारे साथ हैं और वो मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, यही तो अच्छी बात है। और इतने ही नहीं, G20 के लोग तो पहुंच ही रहे हैं और G20 में 1900 देश है और 20वां है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं और उनको छोड़ दीजिए। उनके अलावा क्या मॉरिशस से नहीं आ रहे, क्या सिंगापुर से नहीं आ रहे, क्या यूएई से नहीं आ रहे, क्या इजिप्ट से नहीं आ रहे? ये तो G20 के देश नहीं है, मगर इनको भी बुलाया गया है। इनके रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के आ रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आ रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आज करीब 60 से ज्यादा लोग हैं, 20 नहीं, 60 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत में। अब देखिए सर, एक पहाड़ में से अगर 2-4 बोल्डर के टुकड़े गिर के नीचे गिर जाएं तो पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। बस उन्हीं बोल्डर के टुकड़े की तरह हम समझ रहे हैं पाकिस्तान, चीन और टर्की को। टीपी त्यागी, इसे क्या कहेंगे जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान, तुर्की, इन 4 देशों ने किनारा कर लिया है, इस मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या इसे ईर्ष्या के तौर पर देखा जाए क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? दरअसल में इनके लिए एक प्रॉब्लम भी है। ये इससे पहले से कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देते रहे हैं और टर्की ने खास तौर पे जब 370 को हटाया गया था तो उसने इसका विरोध किया था। अब अचानक वो 180 डिग्री टर्न कैसे ले ले? लेकिन टर्की का विरोध जो है, मैं समझता हूँ समय के साथ खत्म हो जाएगा। चाइना का विरोध बहुत ज्यादा इस बात से नहीं बल्कि इस बात से है कि उसका खुद का कद कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज हिंदुस्तान की जीडीपी उनकी ग्रोथ जो है वो चाइना से कहीं ज्यादा है, बढ़ रही है, चाइना की घट रही है। चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ये चाइना का हो गया, लेकिन फिर भी न्यूसेंस वैल्यू तो होती है। जो पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है और जो टर्की की न्यूसेंस वैल्यू है, हमें उसके प्रति सावधान रहना है और हम सावधान रह रहे हैं। हमको इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर ये 3 देश के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि ये इनके अपने लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि एज ऑन टुडे इन द न्यू एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी पहली पंक्ति के अंदर हिंदुस्तान का नाम कहे या ना कहे आ चुका है। इसमें अब ये कोई शक नहीं है कि आएगा, आ चुका है। एंड दिस हैज बीन सीन बाय द एंटायर वर्ल्ड। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इस अमेरिका में इनको वीजा देने के ऊपर भी मना कर दिया था, आज वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। इमेजिन दिस थिंग्स कैन नॉट कम इन ए डे। एंड इट इज नॉट कि ये सब मोदी जी का है, ये हिंदुस्तान का है। ये हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता की ताकत है। चलिए टीपी त्यागी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक बार फिर से अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय केवल नाम का रह गया है। खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर बार बार मर्यादा लांघने का आरोप लगाया है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस के विचारों के मुताबिक बीजेपी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय को प्रतीकवाद तक सीमित कर दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी कारणों से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दलित और आदिवासी समुदाय से किया है। आगे खड़गे ने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू भारत की पहली नागरिक हैं, उनसे नए संसद भवन का उद्घाटन कराना लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। तो खड़गे ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर नए संसद भवन का। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। और इससे पहले भी राहुल गांधी का भी यही बयान सामने आ चुका है।
चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, एक दिन पहले बयान राहुल गांधी का भी इसी तरीके से सामने निकल कर आया था। उन्होंने कहा था नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान ठीक ऐसा ही सामने निकल कर आया है। किस तरीके से देखते हैं? ओमशील, आवाज पहुंच रही है आप तक? ओमशील से संपर्क नहीं साध पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ भूदेव शर्मा भी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा बयान दिया है। भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? भूदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। भूदेव जी, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई को, लेकिन उससे पहले आपकी पार्टी के नेता यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के हाथों से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। और ऐसा ही बयान एक दिन पहले राहुल गांधी का भी सामने निकल कर आया था। जी जी, देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही जी। देखिए, आज तक इस देश में हम ये चीजें देखते आए थे कि जो भी कुछ होता है वो संविधान के अनुसार होता है और राष्ट्रपति एक सर्वोपरि पोस्ट होती है। और एक संसद भवन बनने जा रहा है, संसद भवन का उद्घाटन होना है और वो मुझे लगता है कि कई सौ साल, 200-250 साल तक के लिए वो रहेगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हुए उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उनसे एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो राष्ट्रपति है उसको उसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं। आज देश में जो समस्याएं हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई मतलब नहीं। उनको अपने 20,000 करोड़ रुपए के महल का उद्घाटन उनको अपने हाथों से करना है। और मुझे लगता है, मुझे नहीं, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को लगता है कि इसका उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक से होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। क्योंकि वो किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की जागीर नहीं है। संसद भवन इस देश के संविधान की रक्षक है। संसद सभी की है, चाहे वो किसी की पार्टी हो, चाहे वो किसी पार्टी से ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा करना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी के प्रमुख के द्वारा। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसलिए इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए। इतनी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए जीवन में कि जो चीजें हैं उनको तोड़ते हुए, जिन नियमों को तोड़ते हुए, किसी के सम्मान को तोड़ते हुए आप केवल और केवल एक नाम के लिए इस देश की गरिमा के साथ, इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोगों की भावना के साथ आप खेलने का काम करें, खिलवाड़ करें। अच्छा भूदेव शर्मा जी, ये भी सामने निकल कर आया है, आरोप आपकी पार्टी से लगाया गया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है कि राष्ट्रपति को इसलिए बनाया गया चुनावी कारणों से, और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दलित और आदिवासी समुदाय से महज इसलिए किया गया है वोटों को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात पूरे जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोट की राजनीति करके, वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए चाहे उनको इस देश को बांटना पड़े जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो निश्चित तौर पर अगर आपने उनको राष्ट्रपति बनाया है तो उनका जो सम्मान है वो उनको मिलना चाहिए। तो क्या ये सम्मान मिल रहा है? तो इसका मतलब तो सीधे तौर पर यही है कि आपने वोट के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया। आज अगर संसद भवन का उद्घाटन अगर होना है तो जो राष्ट्रपति है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उनके हाथों उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ओमशील हमारे संवाददाता सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ओमशील, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना लगातार साध रही हैं। सत्यम, संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 तारीख को। इससे पहले कि पूरी राजनीति गर्म हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, सरकार पे सवाल खड़े कर रही है कि प्रधानमंत्री से ही उद्घाटन क्यों किया, प्रधानमंत्री के द्वारा ही उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्वारा क्यों नहीं कराया जा रहा है। जब शिलान्यास हो रहा था संसद भवन का, तब भी उनको न्योता नहीं दिया गया, उनको राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। तो इस पर उस समय भी सवाल उठे थे, और अभी जो उद्घाटन किया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ही क्यों कराया जा रहा है। शिलान्यास भी प्रधानमंत्री से कराया गया,
उद्घाटन भी प्रधानमंत्री से कराया गया और ना ही उसमें राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है, ना ही उन्हें बुलाया गया है कि आप उद्घाटन में शामिल हो। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी टीएमसी के जो सांसद है साकेत गोखले, उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष को और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही होना चाहिए। भूदेव शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? वापस बोलिए एक बार। भूदेव शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी आ रही है, बोलिए। सर, आप लोगों ने एक आरोप और लगाया है, आरएसएस को लेकर भी आपने निशाना साधा है बीजेपी पर कि आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर रही बीजेपी। जी बिल्कुल। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि आज तक आरएसएस में कोई महिला प्रमुख क्यों नहीं बन पाई? कोई भी अगर काम आरएसएस का होता है उसमें किसी महिला को आगे क्यों नहीं लाने दिया जाता है? क्यों किसी चीज का उद्घाटन आरएसएस में किसी महिला से नहीं करवाया जाता है? तो ये बिल्कुल उनके विचारों के विपरीत है कि एक महिला आज राष्ट्रपति, तो आप संसद भवन का उद्घाटन एक महिला से नहीं करने देना चाहते, जबकि देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है इस देश का, जो कि इस लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है यहाँ पर। आप इस राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हनन कर रहे हो केवल इसलिए कि वो एक दलित महिला है। ठीक है सर, भूदेव जी हमारे साथ बने रहिए। ओमशील हमारे संवाददाता कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी ओमशील। हम अपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि प्रवक्ता साहब, जिस तरीके से जब नींव रखी गई संसद भवन की, तब भी आप लोगों ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ये संसद भवन नहीं बननी चाहिए। जब शिलान्यास हुआ उस पर भी आप लोगों ने विरोध किया। अब जब उद्घाटन हो रहा है तो आपके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या पूर्व अध्यक्ष हो आपके राहुल गांधी जी, वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप हमेशा विरोध ही करना क्यों चाहते, किसी चीज का स्वागत क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए, हर चीज का एक समय होता है। आप मुझे ये बताइए कि ये देश एक कोरोना जैसी महामारी से निकला है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, बच्चों ने अपने पिता को खोया, पिता ने बच्चों को खोया, माँ को खोया। आप मुझे बताइए कि उस समय सरकार क्या कर रही थी? उस समय मोदी जी क्या कर रहे थे? 20,000 करोड़ रुपए का अपने लिए महल बनवा रहे थे, 2,000 करोड़ रुपए का अपने लिए जहाज खरीद रहे थे। तो इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो समय रहते हुए समय पर उसकी जरूरत है, समय पर उसको होना चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए कि आज देश में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ चुकी है, बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ गई, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आप उनको गुलतियों को पकौड़ा तलिए, महंगाई सिलेंडर अपने उच्चतम स्तर को छू रहा है, 1200 रुपए को क्रॉस कर गया, और अभी आप अपने लिए 20,000। तो 100 साल पुराना जो आपका संसद भवन था, उस जो इतना पुराना ढांचा बना हुआ था संसद भवन का, वो क्या सेफ था? नहीं, तो सेफ नहीं था तो फिर उसमें अब तक इसमें संसद कैसे चल रही थी? चलिए, तो अब तक जब इसलिए चल रही थी क्योंकि जो पिछली सरकार रही वो इस चीज का नींव नहीं रखी। देखिए सुनो, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि इस इतिहास को मिटाने का ये काम करते हैं, चाहे वो किसी के शहर के नाम को लेकर हो, सड़कों के नाम को लेकर हो। इसी क्रम में इन्होंने इस संसद को भी बदलने का काम किया है, चाहे इससे देश को कितना भी आर्थिक नुकसान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भूदेव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ओमशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र चल रहा है और तमाम विधायक शपथ लेने के लिए विधानसभा आ रहे हैं। विधानसभा जाने से पहले डीके शिवकुमार बीजेपी के नेताओं से मिले हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में, आपको बताते चले कि गौमूत्र का छिड़काव भी किया है। ऐसे क्यों किया गया है, आइए रिपोर्ट से समझते हैं। कर्नाटक में धमाकेदार जीत के बाद सिद्धारमैया की सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी हो गई है। इस बीच विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण चल रहा है। उधर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बीजेपी नेता एमएस कृष्णा से भी मिलने पहुंचे। मिलते वक्त उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। डीके ने विधानसभा की सीढ़ियों पर मत्था भी टेका। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में गौमूत्र छिड़का। साथ साथ कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार से विधानसभा परिसर को दूषित कर दिया था, इसलिए हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा था
कि अब विधानसभा को गौमूत्र से साफ करने का समय आ गया है। उधर मांडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रवि गनीगा बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे नवनिर्वाचित विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा परिसर की ओर जा रहे हैं। शनिवार को कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सिद्धारमैया ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं डीके शिव कुमार प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए। कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत वादे किए हैं, अब देखना ये होगा इन वादों को कांग्रेस पूरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले बेमौसम बरसात और फिर बेतहाशा गर्मी ने जहां लोगों का पारा बढ़ा दिया है, बढ़ा कर रखा है, वहीं लोगों को इसके चलते कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आखिर इस बार इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। बेमौसम की बारिश से बेतहासा गर्मी तक मौसम ने न सिर्फ लोगों की हालत खराब कर रखी है, बल्कि इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देश के 23 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया है। अगर पिछले साल की बात करें तो इस बार गर्मी पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा लग रही है, जिसके चलते लोगों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते डायरिया और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ा है। गर्मी के मौसम में डायरिया और डिहाइड्रेशन की परेशानी बढ़ जाती है, खासकर जो लोग रोजाना घर से बाहर निकलते हैं, बाहर का खाना और पानी पीते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए ये मौसम बीमारी करने वाला होता है। वहीं इस बढ़ती गर्मी को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा है, जिसमें डायरिया प्रमुख है। इसके अलावा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, उल्टी का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग ना चाहते हुए भी ठंडा पानी पीना चाहते हैं। बाजार में बिक रहे ठंडे पानी में जो बर्फ इस्तेमाल होती है, उस पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या यूँ कहें कि बर्फ बनाने के लिए जिस प्रकार पानी की क्वालिटी होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यही बर्फ की सिल्ली पानी को ठंडा करने, गन्ने के जूस में, लस्सी बनाने आदि में इस्तेमाल होती है। जो पीते हैं उन्हें इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग काम के लिए धूप में निकलते हैं, वो सीधे तेज धूप के शिकार होते हैं। तेज धूप में पसीना ज्यादा निकलता है, तो शरीर का पानी कम होता है और इंसान राह चलते पानी नहीं पी पाता, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे बचने की जरूरत है। कोशिश करें कि इस समय बाहर का पानी, कटे हुए फल आदि ना खाएं। पानी खूब पिए, घर से पानी लेकर चलें। डॉक्टर्स का कहना है कि दिन के समय यही प्रयास होना चाहिए कि घर से बाहर कम ही निकलें। अगर बाहर धूप में निकलना भी पड़े तो सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो गर्मी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम की बेरुखी का असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। चर्म रोग विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के कारण त्वचा रोग की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। तेज धूप के कारण त्वचा रूखी हो जाती है। लाल दाने और खुजली के धब्बे वाले मरीज भी काफी आते हैं। धूप से बचने का एकमात्र उपाय संपूर्ण त्वचा को सूती कपड़े से ढककर बाहर निकले। पूरी कोशिश करें कि त्वचा सीधे धूप के संपर्क में न आए। छाते का इस्तेमाल भी कारगर होगा। इस बढ़ती गर्मी का कारण क्लाइमेट चेंज को भी माना जा रहा है, जिसे लेकर लगातार बैठक हो रही है। लेकिन ऐसे समय में सावधानी रखना भी सबसे बड़ी सुरक्षा है इस गर्मी से बचने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है।
इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेस क्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है। तक अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तमाम बीमारियों को लेकर मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को उन बीमारियों से रूबरू कराती हूं और इसी के साथ में डॉक्टर से भी परामर्श लेते हैं, आखिरकार उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। और आज मैं जो लेकर आई हूं इस कार्यक्रम में दांतों की बीमारियों को लेकर, क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छी मुस्कान के लिए सुरक्षित दांत होने और साफ सुथरे दांत होने बेहद जरूरी हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने ड्रेसअप पर ध्यान देते हैं, अपनी स्किन पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज के समय की बात करूं तो भारत में कम से कम 60% ऐसे लोग हैं जो इस दांतों की बीमारी से ग्रस्त हैं। बात अगर बच्चों की करूं तो भारत में कम से कम 40 से 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके शुरुआती दांतों से ही अगर बात करें तो उनके दांतों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होती है। और आज इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर मैं आई हूं और आज मेरे साथ में मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ अंबुजा शर्मा। डॉक्टर अंबुजा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू सो मच। अंबुजा शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आखिरकार किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप दंत रोग विशेषज्ञ बनी। फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं मेरे, और थोड़ा इंक्लिनेशन मुझे ये था कि किसी को तो डेंटल लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई वाज लिटिल कॉन्शियस कि हमारे लुक्स सब कुछ परफेक्ट होने चाहिए, बट यूजुअली मैं देखती हूँ कि लोग अपने ड्रेसअप, अपनी हेयर स्टाइल, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, बट जो एक स्माइल होती है, आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द स्माइल। अगर आप प्रॉपरली अच्छे, आप हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो इट हार्डली मैटर्स कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या ड्रेसअप किया हुआ है। तो मुझे लगता है वो स्माइल, जो हैप्पीनेस अंदर से दिखती है, वो आपको ब्यूटीफुल बनाती है। और उस हैप्पीनेस के लिए जो प्रॉपर टीथ होने जरूरी है, जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बस मेरा यही एजेंडा रहता है कि प्रॉपर स्माइल हो, प्रॉपर टीथ हो, हेल्दी स्माइल हो, तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है वो हेल्दी, हैप्पी। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से एक हेल्दी स्माइल बहुत जरूरी है, लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर, जिस तरीके से मैं बात करूं कि इस दौरान लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं। दांतों पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं अगर ओरल हेल्थ की बात करूं, कितनी प्रॉब्लम इस समय पर देखती हैं आप? दांतों की प्रॉब्लम ऐसी है कि जब वो इनिशियल स्टेजेस पे होती है तो सिम्टम्स नहीं आते हैं। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब उनकी रातों की नींद उड़ गई होती है, पेन बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो तब तक वो स्टेज क्रॉस कर चुकी थी। लाइक हम इनिशियल स्टेजेस में कोई भी बीमारी को पकड़ लें तो प्रोसीजर भी बहुत छोटा होता है, पेन भी बहुत कम होता है और एक्सपेंसेस भी उतने ही कम होते हैं। तो लोगों में डेंटल कैविटीज़, दांतों की सड़न, टेढ़े मेढ़े दांत होना, अनअलाइन टीथ, क्लीनिंग प्रॉपर ना होना, और पेन, स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। बट इन चीज़ों को देख के हमें लगता है, जो हम रेगुलरली बोलते हैं कि आइडियली 3 to 6 मंथ्स में एक डेंटल चेकअप्स होना चाहिए। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास आया होता तो हम उसको कितनी इनिशियल स्टेजेस में उसको ट्रीट कर सकते होते और वो कितना कंफर्टेबल रहता। उनकी एगनी देख के वो कितने परेशान है, उनको देख के हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर हम थोड़ा सा लोगों को लिटरेट करें कि आप टाइमली, जैसे आप सपोज कार है, आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करा रहे हैं, रेगुलर 3-4 मंथ्स में सर्विसिंग करा रहे हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो व्हाई नॉट योर बॉडी, व्हाई नॉट योर टीथ? अगर आप उनकी रेगुलरली टेक केयर करेंगे
थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है उसको हम इनिशियल स्टेजेस पे देख लेंगे, तो ये प्रॉब्लम उस लेवल तक पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि जो बाकी की हेल्थ की मैं बात करूं, लोग रेगुलर चेकअप के लिए